हेलो साथियों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम ओके गुड सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस लेसन 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल मतलब का आप तो पता ही है कि क्या होता है। जैसे हम लोग फसल उगाते हैं, जैसे गेहूं का फसल हो गया, धान का फसल हो गया, मक्का का फसल हो गया, रहर का फसल हो गया, उड़द का फसल हो गया, वो फसल। पर उत्पादन मतलब कि इसका उत्पादन कैसे किया जाए एवं प्रबंधन, इसका रख रखाव कैसे किया जाए। तो आज हम इसी के बारे में क्या करने वाला है, चर्चा करने वाले हैं। तो आपका क्लास 8 का पहला चैप्टर यही है जो विज्ञान है, विज्ञान यानी साइंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो पहला लेसन आपका यही कहता है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसी के बारे में एक बार इसी के बारे में चर्चा करना है। तो आज से यानी आज से क्लास आपको डेली मिलेगा। यही नहीं, आपका क्लास 10th का मैथ, क्लास 9th का मैथ्स, साइंस और साइंस, क्लास 8 का मैथ और साइंस, ये सभी क्लासेस आपके यहीं पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं फसल के बारे में। तो देखिएगा बाबू, फसल क्या कहता है, कहता है भोजन के सभी सजीवों की एक, मतलब कि भोजन की सभी सजीवों की एक आधारभूत आवश्यकता होती है। हम अब भोजन करते हैं ना, तो हम भोजन कहाँ से करते हैं, कहाँ से नहीं करते हैं, यानी जो भी भोजन करते हैं वो कहीं ना कहीं हमको फसल से ही प्राप्त होता है। सभी जीवों की वृद्धि के लिए, सभी जीवों के वृद्धि के लिए, जो सजीव है सभी जीवों के वृद्धि तथा विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन नहीं करेंगे, चाहे हम भोजन नहीं करेंगे, तब अब हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी सोचिए ना, अगर ये कोई बच्चा को भोजन ना दिया जाए, बच्चा को क्या चाहिए, दूध चाहिए, तो उसको दूध ना मिले, क्या ना मिले, दूध ना मिले, तो क्या जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। यानी उस बच्चे को भोजन किया है, मतलब भोजन क्या है, दूध है। दूध अगर नहीं मिल पाएगा तो भोजन सॉरी बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा। भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक। अगर हम जो भी कुछ खाते हैं उससे हमको किसकी प्राप्ति होती है बाबू, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जीवों की जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संचालन में किया जाता है। मतलब कि पाचन में भी ऊर्जा चाहिए, आया बात समझ में, उत्सर्जन में भी ऊर्जा चाहिए, सांस ले रहे हैं उसमें भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आगे देखिएगा, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज इत्यादि प्राप्त होता है। मतलब कि भोजन से हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और तो और खनिज, विटामिन्स और जल की भी प्राप्ति होती है। और जब हम भोजन करेंगे, क्या करेंगे, अगर जब हम भोजन करते हैं भोजन, तो सबसे पहले हमको मिले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पहला मिलेगा, दूसरा मिलता है प्रोटीन, तीसरा चाहिए
खनिज, उसके बाद चौथा हमको मिलता है वसा, पांचवा हमको मिलता है जल की प्राप्ति होती है। आज जब हम भोजन करते हैं तो इतना चीज़ हमको मिलने वाला है, चाहे आप बर्गर खाइए तो, पिज़्ज़ा खाइए तो, मोमोज खाइए तो, चाउमीन खाइए तो, चाहे रोटी खाइए, चावल खाइए, जो भी कुछ खाइए, तो आपको यही सब मिलने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, खनिज मिलेगा, वसा मिलेगा और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। और तो और फल खाते हैं, फल खाएंगे तो आपको मिलेगा विटामिन्स। क्या मिलता है बाबू, विटामिन्स मिलता है। अलग अलग विटामिन्स होते हैं, तो अलग अलग प्रकार से विटामिन्स मिलता है यहाँ पे की प्राप्ति होती है। और हमें पौधा, हरे पौधे अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं। बाबू हरे पौधे को हम अपने भोजन नहीं ले जाकर देते, बाबू तंतु खा लो, तंतु खा लो, तंतु खा लो, ऐसा हम नहीं करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं ना, वो अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, यानी जो भोजन अपना खुद बना ले, जो भोजन अपना बना ले, कहेंगे कि वैसा जीव, वैसा प्राणी या वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वैसा जीव जो अपना भोजन क्या कर ले, स्वयं बना ले, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी, स्वपोषी कहते हैं। आया बात समझ में। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाता है। कहिएगा सर, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण मतलब ये सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, में किसके उपस्थिति में बनाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो जीव अपना भोजन बनाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये नहीं कि हम अगर जो रात हो गया तो अगर जो लाइट जला दे तो क्या उससे पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेंगे, नहीं, उससे अपना पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएंगे। किससे बनाएंगे, तो केवल सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, उसमें कुछ, उसमें विटामिन होता है जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। कह रहे मनुष्य सहित अन्य जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। मनुष्य के साथ साथ कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण इसे हम परपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए, परपोषी कहा जाता है। अब कहिएगा सर परपोषी क्या, जो पर मतलब कि किसी दूसरे पर आधारित हो। पर मतलब क्या होता है, किसी दूसरे पर आधारित हो। पोषी मतलब होता है पोषण, किसी दूसरे से पोषण अपना प्राप्त करे, उसी को क्या बोला जाता है, हम परपोषी कहते हैं। तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए, किसी दूसरे पर आधारित हो, तो वैसे जीव को, वैसे प्राणी को हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। आया बात समझ में। ये पौधे एवं अन्य परपोषी जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ये हम लोग बाबू हम ये लोग को मान लेते हैं, या तो पौधे से भोजन प्राप्त करेंगे या तो किसी दूसरे जंतु के द्वारा हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मांस खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं और मछली खाते हैं, आलू खाते हैं, टमाटर खाते हैं, चावल खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे पर क्या है, निर्भर है।
तो अपना भोजन क्या करते हैं वहाँ से बना पाते हैं। ये मत कहिए कि सर नहीं अपना भोजन स्वयं क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं। तो वो नहीं कि हम किसी दूसरे से ले आकर, कहीं से ले आकर उसको हम अपने हाथों से बनाते हैं। और ये काम पेड़ पौधे नहीं करते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं, अरे अपना भोजन या वहीं से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। आगे देखिएगा, मनुष्य अपना भोजन पादप या जंतु स्रोत से प्राप्त करते हैं। कह रहे कि मनुष्य अपना भोजन पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, और जंतु के द्वारा अपना क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। पादप स्रोत से अनाज, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, पादप यानी पादप से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, अनाज। क्या प्राप्त करेंगे, अनाज। अनाज में आ जाएंगे चावल, गेहूं, मक्का, इत्यादि। अनाज में इतना कुछ हम प्राप्त करते हैं। अनाज, दलहन, पादप से हमको दलहन भी मिलता है। दलहन मतलब जिससे दाल की प्राप्ति हो, जैसे मूंग, चना, मूंग हो गया, चना हो गया, रहर हो गया, अरहर, मसूर इत्यादि से हमको क्या मिलता है, इत्यादि पादप से हमको क्या मिलता है, मतलब कि पादप से हमको दलहन यानी मूंग, चना, अरहर, मसूर इत्यादि प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं, दलहन हो गया। फल, बाबू हमको पादप से फल भी मिलता है। फल जैसे अमरूद, सेव, केला, नारियल इत्यादि, इतना की प्राप्ति होती है। अनाज में आ जाएगा चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि। दलहन में आ जाएंगे मूंग, चना, अरहर, मसूर इत्यादि, जिससे हमको दाल की प्राप्ति होती है। फल में आ जाएंगे अमरूद, सेव, केला, नारियल इत्यादि। तो इससे हमको क्या, किसकी प्राप्ति होती है बाबू, इससे हमको फल। अब इसमें सब्जी भी आ जाएंगे, इससे तो सब्जी से, पादप से तो हमको सब्जी भी प्राप्त होता है, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, कद्दू, इत्यादि। बाबू तो आप लोग पादप से अनाज भी प्राप्ति करते हैं, दलहन की भी प्राप्ति करते हैं, फल का भी प्राप्ति करते हैं, सब्जी का भी प्राप्ति करते हैं, इत्यादि से हमको प्राप्त होता है। और तो और हमको यहाँ से चाय और कॉफ़ी का भी प्राप्ति होता है। ये नहीं कि बाबू चाय हम लोग, चाय और कॉफ़ी हम लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो इससे पादप से ही हमको प्राप्ति होता है। ये मत समझना कि ये जो चाय और कॉफ़ी जो प्राप्त होता है वो पादप से प्राप्त नहीं होता है, तो ये गलत बात है, ये पादप से ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, अब चलते हैं थोड़ा जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन या खाद्य पदार्थ। अब चलते हैं जंतु की ओर। जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ।
पदार्थ, जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। तो बाबू जंतु से क्या प्राप्त हो सकते हैं? तो बाबू जंतु से हमको दूध मिलता है, शहद मिलता है, और क्या मिलता है? मांस मिलता है, अंडा मिलता है, इत्यादि इत्यादि। तो बाबू ये तो जंतु से प्राप्त होने वाले है। अब देखते हैं आगे कि ये कैसे हैं, कैसे आए, कैसे नहीं। अब हमको ये पता चल गया कि पादप से क्या क्या हमको प्राप्ति होता है और जंतु से क्या क्या प्राप्ति होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिएगा। अब हम फसल के बारे में बातचीत करते हैं। किसके बारे में बाबू? फसल के बारे में। अब कहिएगा सर ये फसल क्या है? फसल क्या बाबू? फसल। इसका अगर एक परिभाषा दिया जाए, जो भोजन की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए बाबू? जो भोजन की प्राप्ति के लिए किसी विशेष क्षेत्र में एक ही स्थान पर कोई पौधे को, एक ही स्थान पर कोई पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाए, बड़े पैमाने पर उगाया जाए, तो ऐसे पौधे को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल के नाम से जाना जाता है। मान लेंगे बाबू ये छोटा सा एरिया है, आपके पास यही है वो खेत है, खेत है, तो आप इस पूरे खेत में, इस पूरे खेत में हम लोग फसल उगाएंगे। जैसे गेहूं का फसल, धान का फसल, चना का फसल, अरहर का फसल, आलू का फसल, यानी जितना है उतना छोटा सा एक दो को नहीं बोएंगे, हम बहुत सारे फसल बोएंगे। जैसे एक गेहूं का पौधा नहीं बोएंगे, पूरा पौधे बोएंगे। जो पूरा पौधे बो दिया जाता है एक बार में, तो उसी को हम फसल कहते हैं। तो इसका परिभाषा दिया जाए कि भोजन के प्राप्ति के लिए किसी विशेष क्षेत्र पर बड़े पैमाने में उगाए गए फसल को, उगाए गए पौधे को हम फसल के नाम से जाना जाता है। इसी को इंग्लिश में हम क्रॉप्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? क्रॉप कहा जाता है। CROP। क्रॉप मतलब होता है फसल होता है। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा। अब फसल से हमको बहुत सारे मुख्य तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। जैसे में बाबू आप बता दें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल इत्यादि सब इससे हमको क्या होता है? प्राप्ति होता है, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। अगर ये हमको प्राप्त ना हो तो हमारी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी, और हम ऊर्जा के प्राप्ति न होने के कारण हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग का मर जाएंगे, यानी हमको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जिससे हमारी बॉडी अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगी। जब हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी, यानी काम नहीं कर पाएगी, तो हम लोग क्या होंगे? बीमार पड़ेंगे। जब बीमार पड़ेंगे तो उसके बाद बीमार पड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? चल बसेंगे। आगे देखिएगा। इन फसलों को मुख्यतः 3 भागों में क्या कर दिया गया है? पोषक तत्वों के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर? पोषक तत्वों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो आपको पूछा जाए कि बताइए कि फसल को पोषक तत्व, पोषण तत्व मतलब जो हमको प्राप्ति हो,
पोषक तत्वों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल। दूसरा होता है प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल। और तीसरा होता है वसा प्रदान करने वाले फसल। वसा प्रदान करने वाले फसल। अब इसमें एक और आ जाएगा पेयजल। पेयजल प्रदान करने वाले फसल। और उसके बाद आएगा रेशेदार फसल। रेशेदार फसल इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। यानी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाला फसल, वसा प्रदान करने वाला फसल, पेयजल प्रदान करने वाले फसल और रेशेदार फसल। तो ये आपको 5 प्रकार के फसल के बारे में आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले, उसका प्रोटीन, वसा, पेयजल और रेशेदार। तो हम पहला पढ़ते हैं प्रोटीन सर कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल कि किस किस फसल से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो अब कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल में मुख्यतः, अब इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। इसको अच्छा सा लिखते हैं कि इसको एक बार क्या हो जाए, आप लोगों को याद हो जाए। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल में गेहूं, चावल, मक्का, बजरा, जौ, इत्यादि। इतना से हमको क्या मिलता है बाबू, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो गेहूं, चावल, मक्का, बजरा, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बजरा, जौ इत्यादि से हमको किसकी प्राप्ति होती है, हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इन्हें हम दानेदार फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दानेदार फसल के भी नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, दानेदार फसल के नाम से जाना जाता है। आया बात समझ में। तो और जब इन्हें हम अनाज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाज। कोई नहीं कहता है बर्फ, अभी सीजन चल रहा है बर्फ वाले को, तो बर्फ वाला आएगा तो छोटा बच्चा होगा तो कोई अनाज से
बरकदेव अनाज से, यानी अनाज से कहने का मतलब ये है कि गेहूं, चावल, मक्का, बजरा या जौ, ये इसी को हम लेकर कहाँ जाते हैं, उस बर्फ़ वाला के पास जाते हैं। अब बर्फ़ वाला हमको क्या देता है, बर्फ़ निकाल कर दे देता है। तो इसे हम दानेदार फसल भी कहते हैं, अनाज भी कहा जाता है। इसको एक चलिए आगे देखिएगा, यह हमारे भोजन के लिए सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। कौन बाबू, ये हमारे भोजन के लिए सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अगर हम लोग रोज डेली इसी पे निर्भर है, दाल हमको नहीं लाएगा चल जाएगा, लेकिन चावल, गेहूं, मक्का, बजरा, जौ, हम लोग इसी पर तीनों पर ज़्यादा आश्रित है। इसी तीनों पे गेहूं, चावल, मक्का तो आप लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं कौन, चावल और गेहूं। एक समय चावल, एक समय रोटी, एक समय चावल, एक समय क्या खाते हैं हम लोग, रोटी, चावल और रोटी। यानी चावल यानी मतलब धान, और रोटी मतलब आपका क्या हो गया, गेहूं, यही खाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा हमको खाने वाला कौन है, यही। यानी इसी से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाता है मक्का आ जाएगा, बजरा आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा। तो इसे हम दानेदार फसल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, अनाज के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल की ओर। एक बार उसको भी देख लेते हैं। कौन सा फसल बाबू, प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल। तो प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल में देखिएगा, जैसे चना, मसूर, आया हुआ समझ में, जैसे चना, मसूर, अरहर, मटर आदि से हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं चना, मसूर, अरहर, इसको हम अरहर भी बोलते हैं, ठीक है, मटर, मूंग, खेसारी इत्यादि। इससे हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। कौन कौन क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इससे हम दलहन फसल करते हैं। फसल कहते हैं, कौन सा फसल कहते हैं बाबू, इसे हम दलहन फसल के नाम से जाना जाता है। आया बात समझ, इसको हम कौन सा फसल कहते हैं, दलहन फसल से को कहते हैं। ये सब से हमको दाल की प्राप्ति होती है। किससे, दाल, जिससे ये सब दाल है, दाल से हमको किसकी प्राप्ति होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो अगर प्रोटीन की प्राप्ति में पूछा जाए तो कहिए कि दलहन फसल से हमको प्रोटीन मिलता है। दलहन फसल से हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन। जैसे चना, मसूर, अरहर, मटर, मूंग, खेसारी, चना, मसूर, अरहर, मूंग, खेसारी इत्यादि से हमको किससे प्राप्ति होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसी प्रोटीन को हम प्राप्ति करने वाले फसल को दलहन फसल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं
वसा प्रदान करने वाला फसल, वसा प्रदान करने फसल। अब वसा प्रदान करने वाला फसल में आ जाएंगे, जैसे सरसों, तीसी, मूंगफली, सूर्यमुखी या तिल इत्यादि। इससे हमको किसके प्राप्ति होती है बाबू? वसा। वसा मतलब तेल। वसा मतलब क्या बाबू? तेल। तेल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर नारियल भी हो जाएगा, नारियल। अब देखिएगा, इसे हम तेलहन फसल कहते हैं। फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हैं बाबू? इसे हम तेलहन फसल के नाम से जाना जाता है। बाबू ये तेलहन फसल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी तेलहन फसल हमको किसकी प्राप्ति होती है? वसा की प्राप्ति होती है। तो आपको पता हो गया कि अभी तक हम दो को बताएं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बजरा इत्यादि से हमको किसकी प्राप्ति होती है? आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम बात किए प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल, जैसे चना, मसूर, अरहर, मटर, मूंग, खेसारी इत्यादि से हमको किसकी प्राप्ति होती है बाबू? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम बात किए वसा प्रदान करने वाले फसल, जैसे सरसों, तीसी, मूंगफली, तिल, नारियल इत्यादि से हमको किसकी प्राप्ति होती है? वसा की प्राप्ति होती है। इसे हम तेलहन फसल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग ये पढ़ लिए कि तेलहन फसल क्या है, ये क्या है, क्या क्या है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रेशेदार फसल। कौन सा फसल बाबू? जिससे रेशा की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति हो? रेशा की प्राप्ति हो। तो रेशा प्राप्त करने वाले जूट आ जाते हैं। क्या आ जाएंगे बाबू? जूट एक ऐसा, जैसे जूट को हम पटुआ बोलते हैं भोजपुरी में। पटुआ को मकई के साथ रोपा जाता है, या कुछ और के भी साथ आप क्या कर सकते हैं? रोप सकते हैं। इसको जूट को हम पटुआ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे फसलों का मौसम। किसके बारे में? का मौसम। कहिएगा ये फसल का मौसम क्या होता है? अब मौसम बदलता है तो फसल आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो फसलों का मौसम, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल का होता है, उगाया जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में जब पानी की आवश्यकता होती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, बरसात के मौसम में आपको धान की खेती देखने को मिलता है। ठंडी के मौसम में आपको गेहूं का फसल देखने को मिलता है। और अभी का सीजन में आपको किसकी फसल मिलेगा? सब्जी का फसल देखने को मिलता है। तो इसी मौसम के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि फसल के मौसम 3 होते हैं। फसल के मौसम कितने होते हैं बाबू?
3 होते हैं, यानी इसको 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फसल उगाए जाते हैं। जैसे में खरीफ फसल, उसके बाद होता है रबी फसल, उसके बाद होता है आपका ग्रीष्म फसल। देखते हैं, ये खरीफ फसल, रबी फसल, ग्रीष्म फसल, ये तीनों आपको क्या है, अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग मौसम है। मौसम में अलग अलग मौसम में उगाए जाने वाले फसल कि खरीफ फसल में कौन सा फसल, मतलब खरीफ में कौन सा फसल उगाए जाते हैं, रबी में कौन सा फसल उगाए जाते हैं और ग्रीष्म में कौन सा फसल उगाए जाते हैं। तो हम इसके बातचीत करने वाले हैं। तो आपको पता है कि ये हम अभी भारत के मौसम के अनुसार इसको 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, खरीफ फसल, रबी फसल और ग्रीष्म फसल। अब इसमें अलग अलग प्रकार के फसलें उगाए जाएंगे सब में, ठीक है, सब में अलग अलग प्रकार से क्या उगाए जाएंगे, फसलें उगाए जाएंगे। तो कल हम बातचीत करेंगे कि खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है और ग्रीष्म फसल क्या है। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं पौधों के बारे में, फसलों के पौधों के बारे में कि पौधे क्या है क्या नहीं है, फसलें क्या है, फसल से प्राप्त करने वाले, जैसे कार्बोहाइड्रेट किस फसल से प्राप्त होता है, आया बात समझ में, प्रोटीन किस फसल से प्राप्त होता है, और तो और वसा किस फसल से प्राप्त होता है। और आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं समझ के, तो क्लास 8 का हम मैथ और क्लास 9 का मैथ और क्लास 10 का मैथ के साथ साथ क्लास 8 का साइंस, 9th का साइंस और 10th का भी साइंस, ये 6 क्लास आपको इसी YouTube चैनल पे फ्री एम पोस्ट का किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से समझाया जाएगा। यानी 6 क्लास आपको यहीं पर मिलेगा। 1 मई मतलब 1 तारीख से आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। तो अभी इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो, मतलब कि चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो अपने ग्रुप में जितना ग्रुप है, जितना साथी है, फ्रेंड है, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि आज से हम लोग बेसिक से एकदम 0 लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, और मैथ भी, साइंस भी, और मैथ साइंस का भी क्लास, मैथ का भी क्लास हम आपको जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक आज तक